नमस्कार बच्चों, सफलता कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन। लास्ट चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपका जो रॉड है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर गतिमान है, मोशन है, तो उस पर लगने वाला जो उत्पन्न होने वाला जो ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है, वो होता है ईबी एफ, अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और उससे रिलेटेड हमने क्या किए थे बच्चों? क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उससे रिलेटेड हमने क्या किए थे? क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण क्या होता है कि दिस इज द इफेक्ट in which changing current in the circuit, अगर हम किसी सर्किट में करंट को चेंज करें तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और अगर सर्किट कंप्लीट है तो उसमें एक इंड्यूस करंट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इन द सेम सर्किट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। कि अगर हम किसी सर्किट में करंट को चेंज करें तो उसमें, या इंड्यूस करंट को चेंज करें तो उसमें एक इंड्यूस करंट भी चेंज हो जा इंड्यूस करंट भी जनरेट हो जाता है। तो इस फिनोमिना को इस सर्किट में सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है कि द इफेक्ट इन विच चेंजिंग करंट इन ए सर्किट इंड्यूस एन ईएमएफ जनरेट हो जाता है। अगर सर्किट कंप्लीट है तो एक इंड्यूस करंट भी जनरेट हो जाता है उस सेम सर्किट में। इस प्रोसेस को हम स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। जैसे, और हमेशा जो ये इंड्यूस ईएमएफ होगा, और अगर सर्किट कंप्लीट है तो इंड्यूस करंट होगी। अगर ये इंड्यूस ईएमएफ होगा, ये अपोजेस करेगा ग्रोथ का या डिले का। अगर करंट बढ़ रही है तो उसको अपोज करेगा, उसको घटाएगा, और करंट अगर घट रही है तो उसको अपोज करेगा, उसको बढ़ाएगा। तो दैट्स द इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस ग्रोथ और डीके ऑफ करंट इन द कॉइल एंड हेंस डिलेज द करंट इन एक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में समय लगाएगा। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्सिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इनर्सिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपोज करता है बढ़ने का भी और अपोज करता है घटने का भी। जैसे मैकेनिक्स में क्या होता था, अगर बॉडी चल रही है तो वो चलना ही चाहेगी, वो उसको, अगर कोई रुकेगा तो वो अपोज करेगा, और अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुकना ही चाहेगा, वो चलना नहीं चाहेगा। अगर कोई उस पर फोर्स लगा रहे तो उसको भी अपोज करेगा। इसी तरीके से अगर कोई करंट बढ़ रहा है तो कोई उसको अपोज करेगा, और करंट घट रहा है तो उसको भी अपोज करेगा। अब एग्जांपल से समझते हैं, मान लो, और हाँ, करंट इसमें चेंज होना चाहिए। हमने देखो, ये एक कॉइल है और करंट इसमें इंक्रीज विथ टाइम, टाइम के साथ करंट क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो बच्चों, राइट हैंड आप अंगुलियों को इस तरफ घुमाओ, अंगुलियों को इस तरफ घुमाओ तो आपका जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ जाएगा। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? इस इंक्रीजिंग करंट के कारण जो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? बढ़ रहा है। अब इसमें जो इंड्यूस करंट जनरेट होगी, इंड्यूस करंट जो जनरेट होगी वो ऐसी डायरेक्शन में होगी कि जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उसको घटाएगा। तो देखो, राइट हैंड के अंगुलियों को अब इस तरफ को घुमाओ, और राइट हैंड की अंगुली को आप इस तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा आपका बाहर की तरफ आएगा। तो मतलब अंगुलियों की डायरेक्शन आपकी आई इंड्यूस दिखाएगी, अंगुलियों की डायरेक्शन आपकी क्या दिखाएगी? आई इंड्यूस दिखाएगी। अंगूठा आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, ताकि इस अंदर के बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। क्यों? क्योंकि ये करंट अगर अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तभी जाके ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के करंट को कम करेगा, क्योंकि ये करंट के बढ़ने का अपोज कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये करंट को क्या करेगा? घटाएगा। क्यों? क्योंकि बढ़ने के कारण इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ है। इंड्यूस ईएमएफ किसके कारण जनरेट हुआ है? करंट बढ़ने के कारण इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ है। एक बार फिर समझिए क्या कह रहा हूं। एक्चुअली ये चेंज का विरोध करता है, चेंज का विरोध करता है। तो देखो, करंट बढ़ने के कारण एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ, तो करंट बढ़ने के कारण इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ। अब ये बढ़ने का विरोध करेगा तो इसमें ऐसी करंट बहेगी जो इंड्यूस ईएमएफ या इस करंट का विरोध करे। तो वो करंट कैसी होनी चाहिए आपकी? एंटी क्लॉकवाइज। तो आई इंड्यूस्ड जो होगा
वो कैसी होगी बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बढ़ने के कारण पैदा हुआ। अच्छा, जो बी इनसाइड जो पैदा हुई थी वो इस आई इंक्रीजिंग के कारण थी, इसके कारण कैसी पैदा होगी, बी इंड्यूस बाहर की तरफ होगी। बी इंड्यूस कहाँ की तरफ होगी बच्चा, बाहर की तरफ, बिंदु का मतलब बाहर की तरफ। अच्छा, दूसरे वाले में देखो, देखो यहाँ देखो, करंट डिक्रीजिंग विथ टाइम। अब ये डिक्रीजिंग के कारण पैदा हो रही है, जरा ध्यान देना। अच्छा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, राइट हैंड का अंगुलियां घुमाओ पहले, और अंगूठा आपका अंदर की तरफ, तो बाई जो है वो आपका अंदर की तरफ, बी जो है वो पैदा हो रहा है, लेकिन अंदर की तरफ ये बी क्या हो रहा है बच्चा, घट रहा है, और घटने के कारण आपका इंड्यूस करंट जनरेट होगा, घटने के कारण। तो भाई घटने का विरोध करेगा तो इसमें भी ऐसी करंट बहेगी कि वो इस बी के घटने को सपोर्ट करना चाहेगा, क्योंकि वो घटने के कारण पैदा हुआ है। तो इसमें आई इंड्यूस ऐसा पैदा होगा। आई इंड्यूस मतलब प्रेरित धारा क्लॉकवाइज पैदा होगी। क्लॉकवाइज क्यों होगी, क्योंकि बी घटने के कारण पैदा हो रहा है, तो बी घटने का वो विरोध करेगा, मतलब उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। चेंज के कारण पैदा होता ना, तो घटने के कारण यहां पर पैदा होता, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसलिए आई इंड्यूस्ड आपकी क्या, क्लॉकवाइज फ्लो होगी। तो यही आई इंड्यूस, इसी में कि ये एक करंट जनरेट हो गया, एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, इसी को कि उसी सर्किट में देखो, पहले वाले में भी सर्किट यही था, एक कोयल थी, इसी में आपका आई इंड्यूस पैदा हुआ, दूसरे वाले में भी कोयल यही थी, इसी में आपका आई इंड्यूस पैदा हुआ, इसी को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। खुद का खुद में ही करंट पैदा होगा, ठीक है, और चेंज के कारण पैदा होता क्योंकि उसको अपोज करता है, ठीक है। ओके, अब देखो जैसे यहाँ पर एक डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस ईएमएफ और करंट कैसे होगा, देखो जैसे यहाँ है, ये एक कॉयल है, सोलेनोइड भी बोल सकते हैं और कॉयल भी बोल सकते हैं। तो देखो आई इंक्रीजिंग, हाँ ये करंट चेंज होना चाहिए, अगर करंट चेंज नहीं है तो सेल्फ इंडक्शन जनरेट नहीं होगा सेल्फ। तो आई इंक्रीजिंग हो रहा, मतलब आई इस तरफ को है, तो आई इंक्रीजिंग हो तो इंड्यूस क्या करेगा, इंक्रीजिंग के कारण पैदा हो गए, तो इंड्यूस इस तरफ को, आई इंड्यूस अपोज करेगा, इसको घटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बढ़ाने के कारण पैदा हो रहा है तो उसको घटाएगा। देखो जैसे यहां पर है, ये आई डिक्रीजिंग है, आई डिक्रीजिंग आपका ऐसा है, तो आई इंड्यूस कैसे होने वाला है, आई इंड्यूस इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि घटने के कारण पैदा हो रहा है, तो आई इंड्यूस भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि घटने के कारण पैदा हुआ था तो उसको सपोर्ट करेगा, और वहां बढ़ने के कारण पैदा हुआ था तो वहां अपोज करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें समझनी है बट ध्यान से। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन यहाँ पर, तो देखो सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट कैसे हम निकालेंगे, तो सिंपल सा यहाँ पर एक सोलेनोइड बना रखा है, तो आप देख सकते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जरा ध्यान दो, मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई, phi is directly proportional to current I, ओके। और जब आप मतलब जितनी ज्यादा करंट में चेंज होगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट होगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो फाई इज इक्वल टू, जब आप प्रोपोर्शनल हटाते तो एक कांस्टेंट लिखता है एल, इसी को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसी को क्या बोलते हैं बच्चा हम, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यही क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और यहां से L इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, फाई अपॉन आई, जहां फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, और आई क्या है बच्चा, एट दैट टाइम करंट है, ठीक है। L, वेयर L इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये क्या है, एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण का ये एक नियतांक है, ठीक है। ओके, तो लेट्स वी कैन राइट हियर वेरी इजी। ओके, एल जो है जो सेल्फ इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है,
ठीक है। जो देखो L इज इक्वल टू आपका फाई और I है, जो ना तो इस पर डिपेंड करता ना इस पर डिपेंड करता, ये किसी और बात पर डिपेंड करेगा, डायमेंशन शेप पर डिपेंड करने वाला है, वो आगे हम देखेंगे। जैसे आपने देखा है कि V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है, तो R ना तो V पर डिपेंड करता ना I पर डिपेंड करता है ना। वो जो R है दैट इज द लेंथ ऑफ वायर, मटेरियल पर, टेम्परेचर पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर एंड सो ऑन पर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूले में यहाँ पर L क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। दूसरे तरीके से हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, हम जानते हैं कि EMF बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, यस एंड डी फाई अपॉन डी टी होता है। ये आपका फैराडे का सेकंड लॉ। अगर इसको हम ऐसा लिखना चाहे मॉड में तो कैसे लिख सकते हैं, डी फाई अपॉन डी टी, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट गिव्स द इंड्यूस EMF इन द सर्किट, है ना। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू रख दो, तो एक EMF इज इक्वल टू क्या हो गया, डी बाई डी टी, यहाँ पर क्या है L इंटू आई। L एक कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L, और ये क्या हो गया बच्चा, डी आई अपॉन डी टी। तो लेट्स, अगर माइनस है तो यहाँ पर आप माइनस रखो E। हम जनरली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो E मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, L डी आई अपॉन डी टी, रेट चेंज ऑफ द करंट इनटू टाइम। अच्छा, यहाँ पर एक पिछले वाले बात में यहाँ देखिए कि जो आपका L का, जो आपका SI यूनिट होता है, यूनिट होता है L का, L यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। क्या होता है बच्चा, हेनरी इसकी यूनिट होती है, ये आपको याद रखना है। और ये H से डिनोटेट करते हैं, ये किससे डिनोटेट करते हैं, H से डिनोटेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दो फॉर्मूले हमने यहाँ पर पढ़े हैं। एक तो कौन सा फॉर्मूला, एक तो पढ़ा है हमने कि फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू L इंटू आई। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया है, ठीक है बच्चा, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। और दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंड्यूस EMF E इज इक्वल टू माइनस L डी आई अपॉन डी टी। अगर मैग्नीट्यूड में लिखें तो इंड्यूस EMF E इज इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी। दैट्स, ये दो फॉर्मूले आपको क्या है, याद होने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है बच्चा। अब हम इसके किसके क्वेश्चन की बात करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आप आई होप याद रखें, ओके, तो ताकि आप कर पाए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा, कब पूछा गया है, नीट 2013 में, सिंपल सा प्रश्न आता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखो देखो a current of, देखो a current of 2.5 ampere flows through a coil, inductance 5 Henry. The magnetic flux link with the coil is, magnetic flux link with the coil is कितना है, तो नंबर फर्स्ट 0.5 वेबर, नंबर 2 12.5 वेबर, नंबर 3 0 और नंबर 4 2 वेबर हमें सॉल्व करना है। तो देखो क्या कह रहा है कि एक कुंडली में जिसका स्वप्रेरण नियतांक 5 हेनरी तथा उसमें धारा 2 एम्पियर की बह रही है, तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होंगे, ठीक है। मैं एक बार लिख लेता हूं, एक कुंडली जिसका स्वप्रेरण 5 हेनरी तथा उसमें 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा। कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा, कितना होगा बच्चा, फ्लक्स होगा, कितना होगा, कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स होगा, दैट इज द सॉल्यूशन।
अब हम सॉल्यूशन करें, सबसे पहले हमें क्या दिया है, करंट दिया है, आई कितना दिया बच्चा 2.5 एम्पियर। हमें सेल्फ इंडक्टेंस दे दिया है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है और जस्ट सिंपल कोई प्रश्न था, ये फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। एल कितना दिया बच्चा, देखो 5 और इंटू एम्पियर, ये कितना है 2.5 एम्पियर है। तो देखो 5 पंजे 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 यहाँ पर। और देखो मैग्नेटिक फ्लक्स तो कितना हो गया वेबर। ओके, जस्ट सिंपल सा प्रश्न है, कोई ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं था। ठीक है, तो लेट्स, कुछ भी प्रश्न फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप झटके में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं सिंपल से। अच्छा, दूसरा ये थोड़ी थोड़ी ठीक प्रश्न है। तो देखिए, ए कॉयल, फॉर ए कॉयल हैविंग एल इज इक्वल टू 2 milli Henry current flow through it I is equal to t square e की power minus t, then the time at which EMF becomes 0। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले जो जो चीज दिया है, फॉर ए कॉयल हैविंग एल, एल दे दिया, एल कितना दिया है बच्चा 2 मिली हेनरी, अभी इसी में रखो 2 मिली हेनरी। ओके, करंट फ्लो थ्रू इट, करंट दिया है आपको I इज इक्वल टू, मैं छोटे में लिख रहा हूं टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी। देन टाइम एट विच EMF बिकम्स जीरो, हमने बताना है कि जब व्हेन E इज इक्वल टू जीरो, तो फाइंड आपको क्या निकालना है, टाइम कितना रहा होगा उस टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वी नो दैट कि EMF सिंपल मैं E भी लिख सकता हूं, क्या लिखते हैं डी एल डी आई अपॉन डी टी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड में अगर निकालना चाहो तो ये लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये E है, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। अकॉर्डिंग टू प्रश्न ये जीरो दिया है, मतलब एल डी आई अपॉन डी टी आपको जीरो दिया है। तो यहां से ध्यान दो, मैं जगह चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, एल को जीरो के पास भेज दो तो डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा बच्चा, जीरो हो जाएगा। अब आई कितना दिया है आपको, टी स्क्वायर इंटू टी, टी स्क्वायर इंटू ई की पावर टी, तो मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, यहां कर देता हूं। ठीक है, तो देखो डी बाई डी टी, आई कितना है टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी इज इक्वल टू क्या है, जीरो। यस एंड नो। अब इसको डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, तो देखो e की पावर माइनस टी को ऐसे ही रहने दो, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस फर्स्ट फंक्शन टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर माइनस टी इज इक्वल टू जीरो। आपको पता होना चाहिए भाई, d बाई डी एक्स यू इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए, आगे पीछे लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो e की पावर माइनस टी, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा 2t, टी का dt बाई डी टी 1 हो गया, प्लस अब देखो ये टी स्क्वायर e की पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन होता है बच्चा माइनस e की पावर माइनस टी इज इक्वल टू जीरो। ओके, अच्छा अच्छा, माइनस इसको इधर ले आओ, तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, देखो इन दोनों से मैंने e की पावर माइनस टी और t कॉमन कर दिया, देखो t e की पावर माइनस टी कॉमन कर दिया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, और देखो ये माइनस था, माइनस टी इज इक्वल टू जीरो। देखो ध्यान से देखो, यहां से मैंने क्या किया, यहां से देखो, यहां से मैंने देखो e की पावर t और t कॉमन कर दिया, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पर 2। देखो t स्क्वायर में से एक t बच गया, e की पावर माइनस टी कॉमन कर दिया, तो यहाँ केवल t बचा, और ये माइनस इधर आ गया, तो ये माइनस हो गया, बराबर जीरो। अब देखो बच्चा, एक तो ये बराबर जीरो होगा, एक ये बराबर जीरो होगा, तो डायरेक्ट t बराबर जीरो तो इनिशियली होगा, इनिशियली। लेकिन दूसरा क्या है, t माइनस 2 माइनस टी इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, t बराबर जीरो ऑप्शन है, ये नहीं है, तो यहां से t बराबर क्या हो गया बच्चा 2 सेकंड।
यस एंड नो? टी बराबर कितना हो गया? 2 सेकेंड। ओके, तो लेट्स कि ईएमएफ, वह टाइम जब ईएमएफ क्या है आपका 0 है, तो वह समय कितना है बच्चा आपका? टी बराबर 2 सेकेंड। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखो, इसमें इंड्यूस ईएमएफ तभी जनरेट होगा, इंड्यूस करंट तभी जनरेट होगा जब करंट में चेंज हो रहा होगा। और करंट में चेंज देखो यहाँ एक्सप्रेशन में दिख रहा है आपको कि वो टी पर डिपेंड कर रहा है, कि जैसे जैसे टी की वैल्यू चेंज होगी तो करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ईएमएफ जनरेट हुआ, लेकिन फिर एक क्षण उसने बोला कि एक क्षण ऐसा आएगा जब ईएमएफ 0 हो जाएगा, तो वो समय बताओ। तो आपने वो समय निकाल दिया, टी इज इक्वल टू कितना है? 2 सेकंड है। तो पिछले सालों में भी ये प्रश्न पूछा गया है जेईई मेंस में, तो आप कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आराम से आप इसको पढ़िए एक बार और सॉल्व करिए कि ए करंट ऑफ इंडक्टर इज गिवन बाय I इज इक्वल टू 3t प्लस 8 where t is in second, करंट दिया है I is equal to 3t plus 8, the magnitude of induced EMF produced in the inductor 12 मिलीवोल्ट। 12 मिलीवोल्ट इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया। तो ये बोला सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज डैश मिली हेनरी। देखो जेईई मेंस में आपके इंटीजर टाइप के प्रश्न आते हैं, तो ये इंटीजर टाइप का प्रश्न है। ये 5 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का प्रश्न होगा, ठीक है? ओके, तो लेट्स इसमें आप देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या दिया है बच्चा? करंट दिया है I इज इक्वल टू कितना दिया है? I इज इक्वल टू दिया आपको 3t प्लस 8, ठीक है? ओके, एक्सक्यूज मी। और मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड दे दिया आपको सिंपल कितना? 12 मिली वोल्ट। जरूरत पड़ेगी तो मिली वोल्ट को चेंज करेंगे। देखो यहाँ मिली हेनरी में है तो जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकता, ठीक है? ओके, हमें निकालना है एल। हमें क्या निकालना है? एल निकालना है। तो हमें निकालना है आपका एल, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है बच्चा? ओके, तो इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो मैं जानता हूं ईएमएफ इज इक्वल टू क्या है? एल डी आई अपॉन डी टी। मैग्नीट्यूड में है तो डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं है। देखो ये 12 मिली वोल्ट पहले से ही दे दिया है, और एल निकालना है, और डी आई अपॉन डी टी मतलब डी बाई डी टी, और क्या है बच्चा? 3t प्लस 8। यस एंड नो बच्चा? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखो यहां पर ये हो गया 12 मिली वोल्ट इज इक्वल टू एल निकालना है। अच्छा, डी बाई डी टी 3t का कितना हो जाएगा बच्चा? 3 हो जाएगा, डी टी 1 हो गया, 8 का हो गया 0। तो दैट्स L इंटू 3 बराबर 12 मिली वोल्ट। तो L बराबर क्या है बच्चा? 12 बाई 3। तो कितना हो गया बच्चा? 4 मिली हेनरी। कितना? 3 चौको 12, 4 मिली हेनरी। तो सिंपल यहां पर कितना आ गया? 4 मिली हेनरी। जस्ट ए सिंपल प्रश्न, यू कैन सॉल्व इट, है ना? आराम से सेल्फ इंडक्टेंस के प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको जो जो चीज दी है वो आप सॉल्व करिए। देखो जस्ट अगेन सिंपल सा कैसे प्रश्न दिया है, तो देखिए यहां पर इन ए कॉइल द करंट चेंजेस फ्रॉम, देखो सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट होने के लिए आपका जो इंड्यूस जो आप करंट दे रहे हैं वो अल्टरनेटिव करंट होना चाहिए, मतलब वो करंट लगातार चेंज होना चाहिए। तो यहां पर भी बोला है करंट चेंजेस फ्रॉम -2 एम्पियर टू +2 एम्पियर इन 0.2 सेकेंड, इंड्यूस एन ईएमएफ 0.1 वोल्ट, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, पहला 5 मिली हेनरी, दूसरा 1 मिली हेनरी, तीसरा 2.5 मिली हेनरी, चौथा 4 मिली हेनरी। तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं? देखो सिंपल सा, चेंज करंट में चेंज होना चाहिए। तो कॉयल चेंजेस दिया है, करंट में चेंज दिया है। देखो करंट में चेंज डेल्टा आई जो है वो कितना दिया? फाइनल करंट, फाइनल मतलब 2 एम्पियर माइनस और 2 इनिशियल कितना है? 2 एम्पियर। तो दरअसल ये कितना हो गया? 4 एम्पियर हो गया डेल्टा आई। और कितने टाइम में? डेल्टा टी आपको दिया है बच्चा, चेंज कितना? 0.2 सेकेंड। अरे चेंज हो रहा है ना। और इंड्यूस ईएमएफ आपको दे दिया है ई, ई कितना दे दिया बच्चा? 0.1
वोल्ट दे दिया है, सिंपल सा। तो आप सेल्फ इंडक्टेंस आपको निकालना है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, L डी आई अपॉन डी टी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अरे चेंज इन द करंट डिवाइडेड बाई टेकन टाइम, चेंज इन वो टाइम कितने प्रोसेस होगी। तो जस्ट सिंपल L इज इक्वल टू क्या हो गया, ई एम एफ अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। वैल्यू रख दीजिए, E की कितनी है 0.1 डिवाइडेड बाई डेल्टा आई कितना है 4 एम्पियर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कितना है बच्चा 0.2। इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो गया 0.1 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना हो गया बच्चा 2 1 जा 2, 0.02 डिवाइडेड बाई 4। तो कितना हो गया बच्चा ये हो गया 0.00 और कितना आ गया 5 हेनरी। यस एंड बच्चा। तो हेनरी, तो ये दरअसल इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो जरा ये इसको लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 10⁻³ हेनरी बाई 1 2 3। तो ये दरअसल कितना हो गया 5 मिली हेनरी। तो दैट्स जस्ट वो चाह रहा है कि तुम फटाफट कैलकुलेशन करें अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है। तो लेट्स 5 मिली हेनरी। तो इस प्रकार के ये सेल्फ इंडक्टेंस के प्रश्न आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार आप सेल्फ इंडक्टेंस के प्रश्न क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सोलेनॉइड में जो सेल्फ इंडक्टेंस होने वाला है उस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखेंगे। तो सोलेनॉइड में देखो, ये सोलेनॉइड है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट चेंज कंटिन्यूअसली चेंज है, तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा जिसके कारण इसमें मतलब एक सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आप देखो यहाँ पर कि सोलेनॉइड में L इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और जहां पर आपका जो है n नंबर ऑफ टर्न आपके हो गए हैं बच्चा, म्यू आपका परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ए आपका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, एल आपकी सोलेनॉइड की लेंथ। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, स्मॉल n में आप लिख सकते हो कि स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल एल, क्योंकि ये दरअसल n अपॉन l जो है वो स्मॉल l है, n है, तो यहाँ पर एक l से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये n स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, म्यू नॉट n स्क्वायर ए इंटू एल। देखो L जो डिपेंड कर रहा है वो A पर और L पर डिपेंड कर रहा, वो आपका फाई I पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और एनर्जी जो होती है इसकी, एनर्जी आप यहाँ पर देखो कि जो एनर्जी इंडक्टर में जनरेट होती है हाफ LI स्क्वायर होती है बच्चों। कितना होता है, हाफ LI स्क्वायर। अगर इनिशियली LI नॉट है तो हाफ LI नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके इसमें आपका प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार, तो वो प्रश्न अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चा, उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस इन सोलेनॉइड में ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। और इस पर रिलेटेड प्रश्न हम आगे सॉल्व करेंगे। और इसके बाद है म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब कि एक सर्किट में आप करंट को चेंज करो तो दूसरे में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जिस कारण उसमें एक इंड्यूस करंट भी जनरेट हो जाती है। उस प्रिंसिपल पर आपका ट्रांसफार्मर काम करता है, तो वो हम आगे देखेंगे। तब तक पढ़ते रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।